ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स। हम बात कर रहे हैं कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, जो पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुआ था। परफॉर्मेंस अब तक बेहतर रही है। आगे को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन इस फंड के थ्रू कहाँ फंड हाउस इन्वेस्ट करता है, किन किन सेक्टर्स में एक्सपोजर ले रहा है, उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर देवेंद्र सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि इक्विटी फंड मैनेजर हैं कोटक एएमसी से। देवेंद्र जी, आपने इक्विटीज़ की बात बताई। 65% करंटली आप इन्वेस्टेड है इक्विटी एंड आर्बिट्राज में, जो कि एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल की अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इस 65% में किन किन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टेड हैं फिलहाल? दीपाली जी, अभी क्योंकि इसमें आर्बिट्राज की पोजीशन भी रहती है, तो एग्जैक्ट एलोकेशन देना ठीक नहीं रहेगा। बट आपको बता देता हूं कि कहाँ पे हमको अभी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिख रही हैं। ऑटोमोबाइल्स एज अ सेक्टर हमको लगता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज अभी अच्छी हैं। आईटी सर्विसेज के अंदर हमारा अच्छा रुझान है। बैंकिंग्स के अंदर कुछ कुछ क्षेत्रों में, स्पेशली सरकारी बैंकों में और पावर रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारा एक्सपोजर अच्छा है। कंजम्पशन के अंदर हम पॉजिटिव हैं, तो वहां पे भी हमारा अभी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। ये 4-5 क्षेत्र हैं जहां पे अभी पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है वो हमारे बेंचमार्क से ज्यादा हमने रखा हुआ है। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स का आपने जिक्र किया। ऑटोमोबाइल्स में आपने किन बातों को ध्यान में रख के स्टॉक्स पिक किए, या फिर कौन से स्टॉक्स पिक किए? क्योंकि एक तरफ कुछ ऐसी 4 व्हीलर कंपनीज भी हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रनअप दिखा रही हैं, आगे को लेकर एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ब्राइट है। फॉर इंस्टेंस M&M। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी हैं जो जब पूरा ऑटो सेक्टर शांत था, और जब पूरा ऑटो पैक चल रहा है तो टाटा मोटर्स में हम करेक्शन देख रहे हैं। डिमांड कंसर्न, सेल कंसर्न, JLR कंसर्न हावी हुए हैं टाटा मोटर्स पर। तो कैसे पिक एंड चूज आप कर रहे हैं ऑटोमोबाइल पॉकेट को? ना ही सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स, इनफैक्ट सिमिलरली आप 2 व्हीलर्स को देखें, कमर्शियल व्हीकल्स को देखें, ऑटो एंसिलरीज को देखें। किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी आपने प्लान किया ऑटोमोबाइल्स में? दीपाली, स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, बट आपको एक जिस्ट दे देता हूं कि क्या हम देख रहे हैं और कहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम कहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है। तो जैसा मैंने बताया कि हम कंजम्पशन को लेके काफी पॉजिटिव हैं। स्पेसिफिकली जो नीचे तबके का जो मार्केट है, जो अभी कोविड के बाद से पूरा तरीके से वापस नहीं आया, तो हमको लगता है कि वो क्षेत्र में हमारा रुझान ज्यादा है। तो उसके अंदर आपकी एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स हो गई और एंट्री लेवल कार्स भी हो गए। इसके अलावा अगर इन्हीं कंपनियों में एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमको ज्यादा दिख रहा है और वहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो हमारा एक्सपोजर वहां पे इस टाइम है। तो इतना कह के छोड़ देता हूँ, बाकी पोर्टफोलियो आपके सामने ही है। इंटरेस्टिंग बात कही देवेंद्र जी, एंट्री लेवल कार्स। क्योंकि एंट्री लेवल कार्स एक ऐसा सेगमेंट था जहां पे डिमांड स्लोडाउन की चिंता हावी हुई थी, और आप पिछले 2 महीने के फिगर्स देखें तो वापस से एंट्री लेवल जो कार्स का सेगमेंट है वहां पे ब्राइट स्पॉट्स दिखना शुरू हुए हैं। मारुति की मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे, वो भी काफी बुलिश अब दिखाई दे रहे हैं। उनको वापस से जो एंट्री लेवल हैचबैक्स है वहां पर काफी भरोसा उनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उनकी कॉमेंट्री में इनफैक्ट वो चीज रिफ्लेक्ट हुई। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि एंट्री लेवल बाइक्स तो ठीक है, लेकिन एंट्री लेवल कार्स जिसको लेकर थोड़ी सी चिंता थी, वहां पर ब्राइट स्पॉट्स दिखना शुरू हुए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। लेकिन चलिए, अब मैं कमोडिटीज़ पर आपसे एक राय लेना चाहती हूँ। आपने कहा कमोडिटीज़ में भी आप ऑलमोस्ट 18% के आसपास आपने एक्सपोजर लिया हुआ है, और कमोडिटीज़ की परफॉर्मेंस देखें, स्पेशली बुलियंस की, तो क्या साल रहा है 2024 रिटर्न्स के मामले में, और 2025 को लेकर भी काफ़ी अच्छा आउटलुक है। कंसिस्टेंटली कमोडिटीज़ परफॉर्म करें, ऐसे यूजुअली हमने प्रीवियस मार्केट साइकिल्स में कम ही देखा है। कैसे आपने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं कमोडिटीज़ में? कहाँ आपका ज़्यादा कन्विक्शन है? क्या प्लान्स हैं आपके? तो देखिए, कमोडिटीज में हालांकि हम किसी भी कमोडिटीज के अंदर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी हमारा जो रुझान है या हमारा जो निवेश है वो सिर्फ सोना और चांदी हमने लिया हुआ है। बराबर बराबर 8-9.5% के आसपास हमने सोना और चांदी दोनों को लिया हुआ है इस फंड के अंदर। तो जब भी ग्लोबल वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है या इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन पे होते हैं, तो हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर टेंड टू डू स्लाइटली बेटर देन द मार्केट। इसका पूरा हमको फायदा पिछले साल मिला। हालांकि जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई थी, टैक्सेस कम हुए थे भारत में प्रेशियस मेटल इंपोर्ट्स पर, तो उसका एक हमको झटका भी मिला था। पर उसके बावजूद हमारा जो निवेश हुआ है उसने अच्छा रिटर्न दिया है। अभी भी अगर आप देखें तो करेंसी मार्केट काफी वोलेटाइल है, तो अभी कौन सी रिजर्व करेंसी के ऊपर भी अटके रखती रहती है बीच बीच में। और हमने देखा है कि काफी सारी सरकारें भी गोल्ड को लगातार बाय कर रही हैं।
तो हमको लगता है कि अभी भी एक अच्छा मौका है गोल्ड और सिल्वर में बने रहने का। हमको लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम में डबल डिजिट रिटर्न तो डेफिनेटली हमको लगता है कि अगले 12 महीने में मिल सकता है इस सेगमेंट के अंदर भी। ओके, तो डबल डिजिट रिटर्न्स गोल्ड सिल्वर से आते हुए दिखाई दे सकते हैं अगले 12 महीने में। तो यानी जो तेज़ी हमने देखी वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी साल 2025 में भी। अच्छा, अब मैं इक्विटीज़ पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स का तो जिक्र किया कि कहाँ आपने एक्सपोजर लिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन आपके ऑटोमोबाइल्स में है, आईटी सॉफ्टवेयर, बैंक्स पर, यहाँ पर अलग अलग तरीके का एलोकेशन आपने किया हुआ है। लेकिन इस एलोकेशन में भी लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी बनाई है? कहाँ ज़्यादा भरोसा आपको दिख रहा है फिलहाल, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है रेस्पेक्टिव स्टॉक्स का वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसे बाइफरकेट किया है आपने? टेक्निकली हम लोग इस फंड के अंदर किसी भी मार्केट कैप में जा सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ये टोटली फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी हमारा है इसके अंदर। बट अगर हम अभी बात करें तो हमको रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे लार्ज कैप्स के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और फिर स्मॉल कैप्स के अंदर कुछ कुछ क्षेत्रों में हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मिड कैप में थोड़ी सी कम दिख रही है, क्योंकि वो बहुत ही एक नैरो जो बैंड है 150 स्टॉक्स का, पूरा मार्केट उसको चेस कर रहा है। तो लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर है। उसके बाद हमको कुछ कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप में दिख रहे हैं, मिड कैप में भी दिख रहे हैं, बट थोड़े कम दिख रहे हैं। ओके, अच्छा, मिड कैप्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं कम, लेकिन लार्ज कैप्स में ज़्यादा ध्यान है आपका। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन होगा आपसे, जब भी आप स्टॉक पिकिंग करते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन की, या फॉर इंस्टेंस अगर हम कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की ही बात करें, तो बहुत सारे पैरामीटर्स आई एम श्योर आपके जहन में आते होंगे, फिर चाहे वो वैल्यूएशंस हो, ग्रोथ हो, अर्निंग्स हो, मोमेंटम हो। आप किस तरीके से कौन सी कैटेगरी को किस प्रेफरेंस में रखते हैं? दीपाली, मैं इस फंड में किसी कैटेगरी को नहीं देखता, ऐसा स्टॉक को किसी कैटेगरी से नहीं देखता हूँ। जहां पे भी रिस्क रिवॉर्ड एसिमेट्रिक लगता है कि ₹1 के रिस्क के सामने अगर ₹2-3 का हमको फायदा दिखता है, वो स्टॉक्स मेरे सबसे पहले परव्यू में आते हैं। इस सब के अलावा जो हमारा कोर थीसिस है किसी भी फंड को, किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने का, वो है पीएमवी। ये हमारी कोटक में एक कोर तरीका है हम जिसमें फंड्स को, स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। बिजनेस में बी से मतलब बिजनेस, कितना सुदृढ़ बिजनेस है, कितनी उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, क्या मार्केट साइज है, कहाँ पे वो पोजिशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हम एम की बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्वालिटी की बात करते हैं, कितना वो शेयर होल्डर फ्रेंडली है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स क्या है, कैपिटल एलोकेशन पॉलिसीज क्या है, इन सबको हम ध्यान में रखते हैं। और अंत में आता है वैल्यूएशन। जो मैंने बताया, कोटक एज ए हाउस इज वैल्यू एट ग्रोथ। तो हम हमेशा ग्रोथ को महत्व देते हैं। अगर हमको हाई ग्रोथ के लिए थोड़ा महंगा भी खरीदना पड़े तो वी डोंट हेजिटेट, बट हमको ग्रोथ वहां पे दिखनी चाहिए। ओके, चलिए, शुक्रिया देवेंद्र जी आने के लिए शो में, और मार्केट्स पर आउटलुक तो आपने दिया ही, साथ ही साथ आपने कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की तमाम बारीकियां हमारे व्यूअर्स को बताई। और जैसे देवेंद्र जी ने भी एक्सप्लेन किया, और जैसे नेम सजेस्ट करता है, इस फंड के थ्रू आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में एक्सपोजर आपको मिलता है, और जिसमें कमोडिटीज़, एक्विटीज़, साथ ही ओवरसीज़ फंड्स, डेट, ये कुछ कैटेगरीज हैं जहां पर इस फंड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। मेजरली एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हाई रिस्क कैटेगरी का फंड ज़रूर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। थैंक यू देवेंद्र जी, शो में आने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।